नमस्कार, मैं पूनम तांगर और आप देख रहे हैं एमबी नेटवर्क। खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 30 सितंबर को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान वो आम सभा में कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के साथ ही प्रदेश में सत्ता में वापसी का बिगुल फूकेंगे। 3 महीने में प्रधानमंत्री का ये तीसरा छत्तीसगढ़ प्रवास होगा। इसके पहले वो रायपुर और रायगढ़ में सभा ले चुके हैं और साथ ही प्रधानमंत्री आगामी 3 अक्टूबर को जगदलपुर प्रवास पर रहेंगे। बिलासपुर और बस्तर में बीजेपी के कमजोर जनाधार को देखते हुए यहां पीएम मोदी का कार्यक्रम तय किया गया है। यहां पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाएंगे। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में चुनावी बिगुल फूंकने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। बता दें कि यहाँ कम जनाधार की वजह से प्रधानमंत्री मोदी खुद कमान संभालेंगे। बिलासपुर में चुनावी बिगुल फूंकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से तैयार। परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे और साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की जाएगी। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर आज होगी बड़ी बैठक। महिला सांसदों, विधायकों, मंत्रियों की बुलाई गई बैठक। बड़ा अपडेट, जहां नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल पास होने पर सम्मेलन। बीजेपी महिला मोर्चा जिलों में धन्यवाद मोदी सम्मेलन कराएगी। 75 जिलों में मोर्चा मंडल स्तर तक किए जाएंगे सम्मेलन। तो बड़ा अपडेट, जहां नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल पास होने पर सम्मेलनों का आयोजन। बीजेपी महिला मोर्चा जिलों में धन्यवाद मोदी सम्मेलन कराएगी। 75 जिलों में मोर्चा मंडल स्तर तक सम्मेलन किए जाएंगे। तो बड़ा अपडेट, जहां बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर आज बड़ी बैठक होगी और इसी के साथ साथ महिला सांसदों, विधायकों, मंत्रियों की ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल पास होने पर सम्मेलन किया जाएगा। बीजेपी महिला मोर्चा जिलों में धन्यवाद सम्मेलन कराएगी। 75 जिलों में मोर्चा मंडल स्तर पर ये सम्मेलनों का आयोजन और इसी के चलते बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बड़ी बैठक आज होनी है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो अहमदाबाद में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और साथ ही गुजरात में अमित शाह 1651 करोड़ की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। बता दें कि अहमदाबाद में सरखेज, ओफाक, भदाज, औगंज समेत जगतपुर में नई झील परियोजनाओं का भी उद्घाटन करते हुए अमित शाह नजर आएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ज्ञानवापी परिसर को लेकर अंजुमन इंतजामिया मजासिद की ओर से जिला जज की अदालत में दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर आज सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी परिसर में चल रहे सर्वे पर रोक के लिए अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने 9 अगस्त को जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें मस्जिद पक्ष ने बताया कि सर्वे के लिए मंदिर पक्ष की तरफ से किसी प्रकार का शुल्क नहीं जमा किया गया और इसी पर आज सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मामले में मंदिर मस्जिद पक्ष आमने सामने आ गए हैं। एआईएम का पुनरीक्षण याचिका पर आज सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हिंदू पक्ष किसी भी तरह का जो टैक्स है, कर है, वो नहीं चुका रहा है। ज्ञानवापी मामले में मंदिर पक्ष आमने सामने आ गए हैं। मंदिर पक्ष और मुस्लिम पक्ष, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों आमने सामने। आज सुनवाई होनी है। फैसले तक ये एसआई जो सर्वे है वो जारी रहेगा, क्योंकि 6 अक्टूबर की तारीख तय की गई है और 6 अक्टूबर को रिपोर्ट सौंपनी है। ऐसे में वक्त बहुत कम रह गया है और जल्द ही एसआई को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी कोर्ट में। इसके बाद ही फैसला इस पर सामने आएगा। लेकिन आज जो सुनवाई होनी है वो ज्ञानवापी मामले में मस्जिद और मंदिर पक्ष आमने सामने आ गए हैं। मस्जिद पक्ष का कहना है कि जो मंदिर पक्ष है वो सहयोग नहीं कर रहा है एसआई सर्वे में। इसी को लेकर आज सुनवाई होनी है। वाशिंगटन में विश्व संस्कृति महोत्सव 2023 को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, हमारा सामूहिक जीवन अधिक गहन हो गया है। इसे अधिक सामंजस्यपूर्ण और अधिक सहयोगात्मक भी होना चाहिए। दुनिया को एक साथ लाना और भी महत्वपूर्ण हो गया है। इसी दृष्टिकोण के साथ भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान हमारी थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य रही। But because our collective living has become more intense, it must also be more harmonious
and more collaborative. The big challenges of the day, be they climate change, economic progress, or societal well-being, cannot be effectively addressed in isolation. Bringing the world together has become even more important. It is with this approach that India took up the responsibility of the G20 presidency. And our theme, One Earth, One Family, and One Future, is represented so well today before us culturally. I am proud to say that we in India lived up to our responsibility, and as a result, we have managed to instill new energy in sustainable development, in green growth, and in digital delivery. खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को अपनी यात्रा के दौरान तेलंगाना में 13,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 2:15 पर महबूब नगर पहुंचेंगे और एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे। वो वहां बारंगल से खम्बम खंड तक राष्ट्रीय राजमार्ग 163G के 108 किलोमीटर लंबे 4 लेन एक्सेस नियंत्रित नए राजमार्ग और 90 किलोमीटर लंबे खम्बम से विजयवाड़ा खंड की आधारशिला रखी जाएगी। इन सड़क परियोजनाओं को कुल लगभग 6,400 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। इस साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा चुनावों की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस बीच चुनाव आयोग की टीम शुक्रवार को राजस्थान के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची। इस दौरान चुनाव आयोग की टीम अधिकारियों के साथ बैठक करेगी और दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा भी लेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल जयपुर में मौजूद हैं। तो वहीं नारी शक्ति बंधन विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। ये विधेयक 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित हुआ था। किसी भी विधेयक के संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है ताकि वो कानून बन सके। नारी शक्ति बंधन विधेयक के मुताबिक इस कानून के लागू होने पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। बिल के संसद से पास होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि ये लैंगिक न्याय के लिए हमारे समय की सबसे परिवर्तनकारी क्रांति होगी। बता दें कि सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक के लिए विशेष संसद का सत्र बुलाया था। 19 सितंबर को लोकसभा में पेश किया था। सदन में 2 दिन इस पर चर्चा चली। 20 सितंबर को लोकसभा में इस बिल के पक्ष में 454 मत पड़े और 2 वोट विरोध में भी पड़े। आखिर लोकसभा में 2/3 बहुमत से विधेयक पारित हुआ। इसके बाद बिल को अगले ही दिन यानी 21 सितंबर को राज्यसभा में पेश किया गया, जहां इसके पक्ष में 214 वोट डाले गए और विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा। जानकारों की माने तो ये 2029 के लोकसभा चुनाव के आसपास अमल में आ सकेगा। तो वहीं पश्चिम बंगाल से बर्बरता की ऐसी खबर सामने आई है जो आपकी रूह कपा देगी, जिससे जान लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। यहाँ एक युवती को पहले बेरहमी से प्रताड़ित किया गया, उसके साथ रेप किया गया, फिर हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, हत्यारों ने शव का चेहरा जला दिया ताकि पहचान ना हो सके। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना की है ये वारदात, जहां रूह कपा देने वाली इस घटना को अंजाम दिया गया और अब इस वारदात ने ममता सरकार को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का इस मुद्दे पर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में एक महिला का शव खून से लथपथ जली हुई अवस्था में मिलता है। घटना 24 परगना की है। ये याद दिलाती है कि किस तरह लगातार महिलाओं के प्रति बंगाल में अपराध हो रहे हैं। ममता दीदी जो माटी और मानुष की बात करती थी, आज उन्होंने उस दैविक क्षेत्र को बॉम्ब, बुलेट और बेटी के साथ अन्याय में बदल दिया। ममता जी ने महिला होकर खुद कहा कि ये प्रेम प्रसंग का मामला था। ऐसी घटनाओं पर इंडिया गठबंधन वाले कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? जाना जाए और ये 24 परगना बंगाल की घटना है और ये घटना याद दिलाती है किस प्रकार से लगातार महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध जो है वो बंगाल में पाए जा रहे हैं। और ममता दी जो
माँ माटी मानुष की बात करती थी, आज उन्होंने उस देवी क्षेत्र को बॉम्ब, बुलेट और बेटी के साथ अन्याय में बदल दिया है, जो कि इन सब चीज़ों से स्थापित होता है। कल ही का विषय है कि एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर में घुसकर उसकी माता की हत्या की गई। उससे पहले 5 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, 14 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, जिसके अंदर दुख की बात है कि ममता जी जो खुद महिला हैं, उनका बयान आया कि ये लव अफेयर का मामला था। आप मुझे बताइए कि लव अफेयर भी हो तो कम उम्र की 14 साल की लड़की के साथ कोई भी ऐसी घटना हो तो क्या वो घटना रेप में नहीं आती? ये तो देश का कानून है और देश के में किसी राज्य की मुख्यमंत्री को देश का कानून भी पता होना चाहिए। तो जब भी इस प्रकार की घटनाएं पाई जाती हैं, आपकी रिपोर्ट्स के माध्यम से, मीडिया की रिपोर्ट के माध्यम से ये सब जानकारी हमारे सामने आई और हैरानी होती है ये सब सुनकर कि बंगाल जैसा प्रदेश जहां पर जनरली जो लोग हैं वो महिलाओं के अधिकार और देवी पूजक हैं और वहां के समाज में ये जो इतना बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं राज्य की जो सरकार है वो जिम्मेवार है, क्योंकि बलात्कारियों को अगर आप शरण देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई कमजोर होगी तो लगातार इस तरीके की घटनाएं बढ़ेंगी। और जब आपको कोई मुख्यमंत्री ऐसी मिले जो कि सरकारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसको जिम्मेवार या उसको कार्य के प्रति प्रतिबद्ध करने की बजाय लोगों को ब्लेम करे तो उनका हौसला बढ़ता है। जैसे इस समय पर ममता दीदी ने कहा कि पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए रेप का इंसिडेंट बढ़ रहा है, तो ये कहने से यानी लोग खुद जिम्मेवार हैं, ना कि सरकार या पुलिस के लोग जिम्मेवार हैं। और आकर जब भी ऐसी घटना घटे तो किसी को भी ब्लेम करो, कभी विक्टिम जो है वो खुद जिम्मेवार है, जैसा कि वो 14 साल की बच्ची के केस में हुआ, उसको लव अफेयर बताया। और मुझे याद पड़ता है पार्क स्ट्रीट का केस, जिसके अंदर उन्होंने उस विक्टिम के खिलाफ कुछ और कहा था। 40 दिन के भीतर 15 इस तरीके के मामले पाए गए। पिछले 2022 के अंदर क्लास 4 की बच्ची के साथ इस तरीके की घटना घटी। तो मैं जानना चाहती हूं आपके माध्यम से कि सरकार इस केस में कुछ काम करने वाली है या बाकी किसी को भी ब्लेम करने वाली है? इनके नेता आकर उसके ऊपर लीपापोती का काम करते हैं। जब ऐसी भी अभाग्यपूर्ण घटना घटती है तो ऐसी घटना में ना तो I.N.D.I.A वाले कुछ बोलते हैं, जैसे कि बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है और बंगाल में कुछ होता है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है तो वो किसी की जिम्मेवारी नहीं है। और इसी प्रकार से जो बंगाल की सरकार है, वेस्ट बंगाल की सरकार है, वो भी पश्चिम बंगाल की सरकार कभी महिलाओं को खुद, विक्टिम्स को खुद उनको नेम एंड शेम करने लगती है। लोगों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं और कभी किसी और को जिम्मेवार ठहराएंगे, लेकिन प्रशासन को या जो अपराधी हैं उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती। तो मैं चाहूंगी कि इस केस के अंदर जो जिम्मेवार लोग हैं उनको जिम्मेवार ठहराकर तुरंत कार्रवाई की जाए, ना कि अपना चेहरा ढकने के लिए किसी और को षड्यंत्र के तहत इस्तेमाल किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उज्जैन में 12 साल के बच्चे से रेप की घटना पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उज्जैन में हमारे मुख्यमंत्री ने केवल सख्त बयान दिया है, न केवल इस घटना का खंडन किया बल्कि मुख्य आरोपी सहित 5 आरोपियों को पकड़ा गया। ये भी कहा गया है कि प्रशासन सभी पर सख्ती से कार्रवाई भी करेगा। मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझसे ये सवाल पहले ही क्रम में पूछ लिया। उज्जैन में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने न केवल सख्त बयान दिया, न केवल इस पूरे घटनाक्रम का खंडन किया, परंतु आज अभी मैं जो सबसे ताजा रिपोर्ट देखकर आ रहा हूं तो मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है और इसके अलावा अगर कुल मिलाए तो 4 या 5 आरोपी इनको चिन्हित करके तुरंत पकड़ा भी गया है और सख्ती से, सबसे ज्यादा सख्ती से कार्रवाई होगी, ये कहा भी गया है।